हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी नई कहानी का फर्स्ट भाग। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 4-5 ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है। उसमें से 5 हैंडसम लड़के बाहर आते हैं। वो लड़के देखने में किसी हीरो से कम नहीं थे, लेकिन उनके आसपास का ऑरा काफी डरावना था। वो लड़के गाड़ी से निकलकर सीधे उस बिल्डिंग में चले जाते हैं। वो बिल्डिंग द ओबरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की ऑफिस थी। जैसे ही वो पांचों लोग अंदर पहुंचते हैं तो वहां काम करने वाले लोगों की हालत डर के मारे खराब हो गई थी, क्योंकि उन लोगों को देखकर लग रहा था कि आज ऑफिस में किसी न किसी का आखिरी दिन होगा। वो लोग सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में चले जाते हैं, जहां उनकी एक मीटिंग थी। जब वो लोग मीटिंग रूम में पहुंचते हैं तो वहां बैठे लोगों को उनको देखकर पसीना आने लगता है। वो लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि आज कैसे भी करके उन्हें बचा ले। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, जो उनका बॉस था, मैं आप लोगों से सीधे-सीधे पूछ रहा हूँ कि तुम लोग भी मुझे सीधे-सीधे जवाब दो। हमारी प्रेजेंटेशन हमारे रिवल्स को किसने बेची? ये सुनकर वहाँ जितने भी लोग थे वो डर के मारे कांपने लगते हैं। अगर तुम लोग मुझे बता दोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और अगर मैंने खुद पता लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, जिसकी उम्र लगभग 45 साल की होगी, सर हमारा यकीन कीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी वो लड़का बोलता है, शर्मा जी, यकीन तो मैं अपनी परछाई का भी नहीं करता, क्या पता कब साथ छोड़ जाए, तो आपका कैसे कर लूं? मुझे बस सच जानना है कि वो प्रेजेंटेशन किसने बेची है। आप लोग अपने मुंह से ही बता दीजिए तो बेहतर होगा। उसके लिए मैं तुम लोगों को कल तक का वक्त देता हूँ। अगर कल तक किसी ने नहीं बताया तो मैं उसके साथ क्या करूँगा, ये वो सपने में भी नहीं सोच सकता। और फिर वहाँ से अपनी केबिन में चला जाता है और उसके पीछे वो 4 लड़के भी चले जाते हैं। जब वो लोग उसकी केबिन में पहुँचते हैं तो सीधे सोफे पर जाकर ऐसे गिरते हैं जैसे किसी ने उन लोगों से मजदूरी करवाई हो। वो लड़का अपनी चेयर पर बैठ जाता है। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, यार रुद्र, तेरे साथ रहकर हम बहुत बोर हो जाते हैं। तेरे साथ रहकर हमें भी तेरी तरह खड़ूस वाले एक्सप्रेशन देने पड़ते हैं। देख, तू हमेशा ऐसे खड़ूस बनकर मत रहा कर, वरना कोई लड़की तुझसे शादी भी नहीं करेगी। रुद्र, जस्ट सेट अप। प्रथम अपनी बकवास बंद करो। ये है रुद्र ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ओनर। ये कंपनी रुद्र की ही है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज है। रुद्र का बिजनेस इंडिया के बाहर भी कई कंट्रीज में फैला हुआ है। रुद्र के साथ उसके 2 दोस्त और भाई और उसका असिस्टेंट हमेशा साथ रहते हैं। रुद्र के एक दोस्त का नाम प्रथम था, दूसरे का नाम अभिक था। रुद्र के भाई का नाम आदित्य और असिस्टेंट का नाम सार्थक था। ये लोग रुद्र से बिल्कुल अलग थे। रुद्र के फेस पर हमेशा डार्क एक्सप्रेशन रहते थे, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं थे। जब ये लोग रुद्र के साथ बाहर जाते थे तब भी इन्हें भी रुद्र की तरह ही डार्क एक्सप्रेशन रखने पड़ते थे। आदित्य भाई, प्रथम भाई सही बोल रहे हैं। अगर आप हमेशा ऐसे ही खड़ूस बन के रहोगे तो कोई लड़की आपसे शादी नहीं करेगी, और अगर आपकी शादी हो भी तो आपकी बीवी आपको छोड़कर भाग जाएगी। आदित्य की बात पर प्रथम बोलता है, रुद्र, आदि सही बोल रहा है। और देख, अगर तेरी शादी नहीं हुई तो हम सभी की भी नहीं होगी, क्योंकि इस ग्रुप का हेड तू है। जब हेड की शादी नहीं होगी तो हम मेंबर्स की कैसे हो सकती है। अच्छा ये सब छोड़, बता प्रेजेंटेशन किसने बेचा था उन लोगों को। रुद्र, अभी तक तो नहीं, पर कल तक पता चल जाएगा। रुद्र की बात सुनकर प्रथम बोलता है, और तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि कल तक पता चल जाएगा। तो रुद्र बोलता है, क्योंकि मुझे पहले से पता है कल तुम सबको और सारे ऑफिस स्टाफ को भी पता चल जाएगा। रुद्र की बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। आदित्य भाई, आपको पहले से पता है तो आप उसे फायर कर देते, कल तक का टाइम क्यों दिया। रुद्र, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो अपना गुनाह खुद कबूल करे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो कल उसका गुनाह सबके सामने दिखाऊंगा
और उसे ऐसी सजा दूंगा कि कोई भी रुद्र सिंह ओबरॉय को धोखा देने से पहले 100 बार सोचेगा। प्रथम, पर तू ये करेगा कैसे? तूने कुछ तो प्लान किया होगा ना? रुद्र, वो सब तुम लोगों को कल पता चल जाएगा। फिलहाल घर चलो, काफी लेट हो गया है। तो वो सब रुद्र के साथ उसके मेंशन के लिए निकल जाते हैं। जब लोग घर के लिए जा रहे थे तभी उनकी गाड़ी अचानक से रुक जाती है। तो रुद्र प्रथम से पूछता है, क्या ऐसे अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? क्योंकि गाड़ी प्रथम ही चला रहा था। प्रथम, लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तू 1 मिनट रुक, मैं देखता हूँ। और फिर वो गाड़ी से उतर जाता है। उसके साथ रुद्र रुद्र को छोड़कर सब लोग भी उतर जाते हैं। रुद्र गाड़ी में ही बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। प्रथम गाड़ी को खोलकर देखकर रुद्र के पास जाकर बोलता है, रुद्र, लगता है दूसरी गाड़ी मंगवानी पड़ेगी। रुद्र, इस गाड़ी को ठीक होने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे और दूसरी गाड़ी को आने में 25 मिनट। मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रथम, लेकिन इस गाड़ी को ठीक कौन करेगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रुद्र, तुम लोगों से मुझे यही उम्मीद थी। ये बोलकर गाड़ी से वो उतर जाता है। प्रथम हैरान होते हुए, तो तू गाड़ी ठीक करेगा? रुद्र उसकी बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है और अपना ब्लेजर निकालकर आदित्य को पकड़ा देता है और अपनी टी शर्ट के स्लीव्स फोल्ड करता है और अपनी शर्ट के आगे के 2 बटन खोलकर गाड़ी को देखने लगता है। सब लोग रुद्र को आंखें फाड़कर देख रहे थे। लगभग 10 मिनट में रुद्र गाड़ी ठीक कर देता है और सबको गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। तो सब गाड़ी में बैठने के लिए जैसे ही मुड़ते हैं तभी एक लड़की भागकर आती है और रुद्र से टकरा जाती है। वो लड़की बार बार पीछे की तरफ देखकर भाग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। इस वक्त वो रुद्र के चेस्ट से टकराई थी और वो काफी डरी हुई भी थी। तभी वो लड़की रुद्र से बोलती है, प्लीज हेल्प मी, वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। एक लड़की की आवाज सुनकर सब लोग रुद्र की तरफ देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो लड़की अभी भी रुद्र के सीने से लगी हुई थी। तभी आदित्य बोलता है, ओ माय गॉड, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे भाई का ब्रह्मचार्य का व्रत टूट गया। उन्हें एक लड़की ने छू लिया। तभी प्रथम आदित्य को कोहनी मारते हुए बोलता है, जस्ट सेटअप आदि कुछ भी बोलते हो। तभी वो लोग भी रुद्र के पास पहुंच जाते हैं। तभी कुछ गुंडे भी उस लड़की को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं और उन लोगों को देखकर बोलते हैं, उस लड़की को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? तभी रुद्र उसे अपने आप से अलग करके उन लड़कों के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, अगर हम लोग यहाँ से नहीं गए तो तुम लोग क्या कर लोगे? रुद्र की बात सुनकर वो लड़के बोलते हैं, अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात सुनकर रुद्र बोलता है, अगर तुम लोग अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैरों से जाने लायक नहीं छोड़ूंगा। रुद्र के इतना बोलते ही उनमें से एक लड़का आगे आकर रुद्र के मुंह पर पंच मारता है, लेकिन जब तक रुद्र के मुंह पर वो पंच पड़ता तब तक वो उसे हवा में ही रोक लेता है और उस लड़की के हाथ को मोड़ देता है और उस लड़की की दर्द की वजह से काफी जोर से चीख निकल जाती है, जिसे देखकर उसके बाकी के साथी भी रुद्र को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब तक वो रुद्र तक पहुंचते तब तक प्रथम, अभिक और सार्थक आगे बढ़कर उन लोगों को रोक लेते हैं और देखते ही देखते वहां जंग का मैदान बन जाता है। लेकिन बात करें आदित्य की तो वो ये फाइट गाड़ी के बोनट पर बैठकर अच्छे से एंजॉय कर रहा था। तभी वो लड़की आदित्य के पास जाकर बोली, एक्सक्यूज मी, क्या आपका फ़ोन मिल सकता है? मुझे अपने फ्रेंड को कॉल करना है। तो आदित्य बोलता है, ऑफ कोर्स मिल सकता है, और वो उस लड़की को अपना फ़ोन निकाल कर दे देता है। रुद्र से फ़ोन लेने के बाद वो लड़की अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, जो भी हुआ सब बता देती है और उधर से उसकी फ्रेंड बोलती है, तू टेंशन मत ले, मैं अभी 5 मिनट में पहुंचती हूँ। अपनी फ्रेंड से बात करने के बाद वो लड़की आदित्य को उसका फ़ोन वापस कर देती है। तभी ठीक 5 मिनट बाद एक लड़की स्कूटी लेकर आती है। स्कूटी को देखकर वो लड़की भागकर जाके उस लड़की के गले लग जाती है। तो वो लड़की उस दूसरी लड़की से पूछती है, अद्वी क्या हुआ? मैं कब से तुझे वहां ढूंढ रही थी और यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है।
तू टेंशन मत ले, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो अभी आती ही होगी। तभी उस लड़की का ध्यान आदित्य पर जाता है जो बड़े मजे से गाड़ी के बोनट पर बैठकर फाइट देख रहा था। तो वो लड़की आदित्य के पास जाती है और बोलती है, तुम उन लोगों की हेल्प करने की बजाय यहाँ आराम से बैठकर देख रहे हो। तो आदित्य बोलता है, जब वो लोग अच्छे से उन लोगों को हैंडल कर सकते हैं तो मैं क्यों फालतू में मेहनत करूं। और मेरा भाई अकेला भी होता ना तो भी वो इन लोगों को हैंडल कर लेता, मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आदित्य, वैसे आप ये बताइए कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? अभी तो 5 मिनट पहले फोन किया था। प्राची, जी हाँ, उस लड़की का नाम प्राची है जो अभी आई थी। वो क्या है ना, हम लोग यहीं पास में एक रेस्टोरेंट में हैं, वहाँ आए थे, लेकिन पता नहीं वहाँ से ये अचानक गायब हो गई थी और इसे ही ढूंढ रही थी, तभी इसका फोन आ गया तो यहाँ आ गई। वैसे थैंक्स मेरे फ्रेंड की हेल्प करने के लिए। आदित्य, थैंक्स बोलना है तो उन लोगों को बोलो जो इतनी देर से उन लोगों को धो रहे हैं। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनकर वो लोग रुक जाते हैं। तभी पुलिस उन लोगों के पास पहुंचकर उन लड़कों को पकड़ लेती है और प्राची और अद्विका से बोलती है, देखिए मिस, आप लोगों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन का नाम सुनकर अद्विका इंस्पेक्टर से बोलती है, नहीं इंस्पेक्टर, मुझे कोई केस नहीं करना। अद्विका की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। जी हाँ, अद्विका हमारी हीरोइन है जो देखने में काफी खूबसूरत है। उसका रंग एकदम दूध के जैसा है और बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होठ और लंबे बाल। अद्विका जितनी खूबसूरत है उतनी ही इनोसेंट है। वो हमेशा दूसरों को खुश रखना जानती है, चाहे उसकी लाइफ में कितने भी दुख क्यों ना हो। तो प्राची बोलती है, वाट, तू पागल है? अगर तेरे साथ आज कुछ गलत हो जाता तो तू क्या करती? देख, चुपचाप पुलिस स्टेशन चल, हम कंप्लेन करके वापस आ जाएंगे। अद्विका, नहीं प्राची, मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना। तुझे पता है ना, अगर घर पर पता चला ना तो क्या होगा। प्लीज घर चल, वैसे भी काफी लेट हो गया है, घर पर डांट पड़ेगी। तभी प्राची का फोन रिंग करता है जिस पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर प्राची की आंखें बड़ी हो जाती है। तो अद्विका पूछती है, क्या हुआ प्राची, किसका फोन है? तो प्राची बोलती है, तेरी डायन माँ का। अब जल्दी चल, इससे पहले कि वो डायन तुझे कच्चा चबा जाए। और फिर वो इंस्पेक्टर से बोलती है, सॉरी सर, हमें कोई केस नहीं करना, अगर आप इन्हें छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। ये बोलकर वो दोनों वहां से निकल जाती है। लेकिन वहीं रुद्र को अद्विका पर काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने केस करने के लिए मना जो कर दिया था। तभी इंस्पेक्टर रुद्र से पूछता है, मिस्टर ओब्रॉय, हम इनका क्या करें? वो इंस्पेक्टर रुद्र को अच्छी तरह से जानता था। तो रुद्र अपने कोल्ड वॉइस में बोलता है, ले जाइए इंस्पेक्टर इन्हें, इन्होंने रुद्र सिंह ओब्रॉय से पंगा लेने की गलती की है, जिसकी सजा इन्हें मिलनी चाहिए। रुद्र की बात सुनकर पुलिस उन लड़कों को वहां से ले जाती है। फिर वो लोग भी अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचकर जब वो लोग अपने रूम में जा रहे थे तभी आदित्य की नज़र रुद्र की चेस्ट पर जाती है, जिसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो अपने दोनों हाथों को अपने गाल पर रखकर मुंह खोलकर बस रुद्र की चेस्ट को ही घुरे जा रहा था। तभी प्रथम की नज़र आदित्य पर पड़ती है जो रुद्र की चेस्ट को घुर रहा था। जब प्रथम रुद्र की नज़रों का पीछा करता है तो वो भी रुद्र को घूरने लगता है। ऐसे ही जब अभिक और सार्थक भी उन दोनों को इस तरह देखकर उनकी नज़रों का पीछा करते हैं तो वो भी उसी तरह मुंह खोलकर रुद्र को देखने लगते हैं। जब रुद्र उन लोगों को इस तरह खुद को घूरते हुए देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वो अपने कोल्ड वॉइस में उन लोगों से पूछता है, व्हाट रॉन्ग विथ यू गाइज? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो जैसे मैं कोई एलियन हूँ? तभी प्रथम बोलता है, यार तू कोई एलियन नहीं है, लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं ना वो किसी अजूबे से कम भी नहीं है। ऐसा अजूबा हम लोगों ने तेरे साथ आज तक नहीं देखा, इसीलिए जी भर कर देख रहे हैं। शायद ऐसा नज़ारा हमने फिर कभी देखने को मिले या न मिले। रुद्र, वाट, क्या बकवास कर रहे हो? और क्या देखने को नहीं मिलेगा जो तुम लोग ऐसे आंखें फाड़ कर देख रहे हो? और अपना ये मुंह बंद करो, नहीं तो मच्छर घुस जाएंगे। रुद्र की बात सुनकर सब लोग अपना मुंह बंद कर लेते हैं। फिर रुद्र बोलता है, भाई की बात ही ऐसी है कि हम लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा, इसलिए यकीन करने के लिए आंखें फाड़ कर देख रहे हैं।
रुद्र, ऐसा क्या यकीन करने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग? आदि यही कि द रुद्र सिंह ओबरॉय का बाल ब्रह्मचारी होने का व्रत टूट गया। रुद्र, वाट? क्या कहा तुमने? बाल ब्रह्मचारी वाट एवर व्रत टूट गया? क्या लगा रखा है तुमने? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी अच्छे दिमाग के डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। आदित्य भाई, मुझे किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो वही बोल रहा हूँ जो सच है कि आपका ब्रह्मचर्य का व्रत टूट गया, क्योंकि आज तक आपने किसी लड़की को अपने आप को छूना तो दूर, अपने आस-पास भी नहीं भटकने दिया। लेकिन आज किसी लड़की ने आपको छू लिया ही नहीं, किस भी कर लिया, इसीलिए तो मैं ये सब बोल रहा हूँ। रुद्र, आदि तुम क्या बकवास कर रहे हो? और किसने मुझे किस कर लिया और तुम ऐसी उटपटांग सी बातें कर रहे हो? आदित्य भाई, आपको नहीं पता? एक मिनट। फिर वो रुद्र के चेस्ट पर लगे लिपस्टिक मार्क को दिखाते हुए बोलता है, ये देखिए भाई, किस करने वाली सबूत भी छोड़ कर गई है। अपनी चेस्ट पर बने मार्क को देखकर रुद्र को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वहीं और सब लोगों को काफी हंसी आ रही थी। उन लोगों को हंसते देखकर उसे और भी गुस्सा आ जाता है और वो उन चारों को घूरकर देखने लगता है। तभी अभिक बोलता है, यार ऐसे क्या देख रहा है? अब ये सब हमने थोड़ी ना किया है जो तुम हमें घूर रहे हो, और ये तो उस लड़की ने किया है ना, तो तुम उस पर अपना गुस्सा निकालो। वैसे एक बात बता, तुमने उस लड़की का चेहरा देखा कि कितनी खूबसूरत थी? नहीं कि हम लोगों को देख नहीं पाए, वहाँ काफी अंधेरा था, इसीलिए तुझसे पूछ रहे हैं कि तूने देखा या नहीं। रुद्र किसी भी बात का जवाब दिए बिना नहीं वहां गुस्से से अपने रूम में चला जाता है। रुद्र के वहां से जाने के बाद वो चारों लोग वहीं रखे सोफे पर फैल कर बैठ जाते हैं, वहीं बैठकर हंसने लगते हैं। वहीं रुद्र गुस्से में अपने रूम में जाकर मिरर के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी चेस्ट पर बने मार्क को देखता है। फिर उसे वो सब याद आने लगता है जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। कैसे अद्विका उसके सीने से आकर लगी थी, कैसे उसने उन लड़कों को पीटा था और कैसे अद्विका ने इंस्पेक्टर से केस करने के लिए मना कर दिया था। अद्विका को केस करने से मना करने पर रुद्र को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहां फेस टॉवल को उठाकर उस निशान को साफ करते हुए बोलता है, जो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, उस इंसान की कोई भी निशानी मैं अपने आसपास नहीं रखता हूँ। इनफैक्ट उस इंसान को मैं दोबारा कभी याद भी नहीं करना चाहता। उधर प्राची, मैं सही बोल रही हूँ, जब भी वो माँ बेटी तुझे देखते हैं ना, तो तेरे साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे तूने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। अद्वी, तू इस घर को छोड़कर क्यों नहीं जाती जहाँ तेरी कोई इज्जत ही नहीं करता? अद्विका, अच्छा ये बता, मैं ये घर छोड़कर कहाँ जाऊँ? अगर तेरे साथ गई तो ये लोग तेरे घर पर तमाशा करेंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तेरी फैमिली को प्रॉब्लम हो। और तू टेंशन मत ले, जब पापा घर पर नहीं होते तब वो दोनों मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन अभी तक तो पापा आ गए होंगे, वो मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। और तू भी जा, वरना आंटी टेंशन लेगी। तो प्राची वहां से चली जाती है। प्राची के जाने के बाद अद्विका भी अपने घर के अंदर चली जाती है। जब अद्विका घर के अंदर आती है तो उसकी माँ बाहर हॉल में ही बैठी थी, जिसे देखकर अद्विका थोड़ी डर जाती है। इससे पहले वो कुछ बोलती तभी बाहर से उसके पापा भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो शांत रह जाती है। तभी सुभाषी अद्विका के पापा दोनों के पास आकर बोलते हैं, क्या बात है, आज आप दोनों एक साथ हमारा इंतजार कर रही हैं? तभी अद्विका की माँ सुषमा जी बोलती है, अरे हम दोनों आपका इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि मैं अकेली आप दोनों का इंतजार कर रही हूँ। आपकी लाडली बेटी भी आपके साथ अभी अभी ही आ रही है। तो सुभाष जी अद्विका से बोलते हैं, अद्वी, आप इस वक्त कहाँ से आ रही है? अद्विका, पापा वो मैं प्राची के साथ गई थी, वो ही मुझे यहाँ छोड़कर गई है। सुभाष जी, अच्छा ठीक है, काफी रात हो गई है, आप जाइए और सो जाइए। अद्विका वहां से चली जाती है। अद्विका के वहां से जाने के बाद सुषमा जी गुस्से में अपने आप से बोलती है, आज तो तुम बच गई अद्विका, लेकिन एक ना एक दिन मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी, और वो दिन भी बहुत जल्दी ही आएगा। तभी सुभाष जी बोलते हैं, क्या हुआ, तुम किस सोच में डूबी हो? कुछ नहीं, चलिए। और फिर वो दोनों भी अपने घर में चले जाते हैं। वहीं अद्विका अपने कमरे में पहुंचकर
चेंज करने चली जाती है, फिर आकर अपने बेड पर लेट जाती है। आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगती है, तभी अचानक से उसे कुछ याद आता है। वो बेड पर बैठ जाती है और खुद से ही बोलती है, कितनी बड़ी बेवकूफ़ है तू अद्विका, जिसने तेरी हेल्प की, तुझे उन गुंडों से बचाया, तूने उन्हें एक बार भी थैंक्स भी नहीं बोला। क्या सोच रहे होंगे वो लोग मेरे बारे में कि कैसी ऐशान फरामोश लड़की है, एक थैंक यू भी नहीं बोला। पर कोई बात नहीं, अगली बार जब मिलूंगी तब बोल दूंगी। और फिर वो लेट जाती है। वहीं रुद्र के मेंशन में रुद्र सबके साथ बैठकर डिनर कर रहा था। तभी आदित्य रुद्र से बोलता है, वैसे भाई ये बताइए, शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? एकदम आदित्य के मुंह से शादी की बात सुनकर प्रथम और अभिक को खांसी आ जाती है। वहीं रुद्र आदित्य को ऐसे देख रहा था जैसे खाने की जगह उसे ही खा जाएगा। जब आदित्य रुद्र को इस तरह घुरते हुए देखता है तो बात को घुमाते हुए बोलता है, अरे भाई आप ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं थोड़ी ना पूछ रहा हूँ। ये बात तो दादू पूछ रहे थे, क्योंकि अब आपकी शादी की उम्र हो गई है ना, इसीलिए तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैं आपसे पूछ लूं कि अगर आपको कोई लड़की पसंद हो तो, नहीं तो दादू खुद आपके लिए लड़की ढूंढेंगे। और अगर उन्होंने आपके लिए लड़की देखी तो फिर आपको उसी से शादी करनी पड़ेगी। तो रुद्र बोलता है, तुम्हें इस सब के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, दादू से मैं बात कर लूँगा, तो बेहतर होगा तुम अपने बारे में सोचो। रुद्र की बात सुनकर आदित्य चुप हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर जब बोलता है, वैसे भाई वो आपके लिए कल वाली लड़की कैसी रहेगी? ये सुनकर सभी लोग आदित्य को आंखें फाड़कर देखने लगते हैं। वहीं अब रुद्र को गुस्सा आने लगता है और वो आदित्य से बोलता है, आदित्य क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ ज़्यादा ही फ्री हो गए हो, जिससे तुम्हारा दिमाग ये सब उल्टा सीधा सोच रहा है। तुम एक काम करो, कल से जो वो नया प्रोजेक्ट है उसे तुम हैंडल करोगे, और वो भी बिना किसी की हेल्प के, जिससे तुम्हारा दिमाग बिजी रहेगा और तुम कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचोगे। और फिर रुद्र वहां से अपना खाना खाने के बाद चला जाता है। रुद्र के वहां से जाने के बाद आदित्य रोनी सी शक्ल बना लेता है। प्रथम, अभिषेक, अभिक और सार्थक को देखता है। तभी प्रथम बोलता है, ऐसी शक्ल बनाने से कुछ नहीं होने वाला, ये शब्द तो तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए था, अब भुगतो। और हाँ, हम सबसे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। आदित्य बोलता है, अरे तुम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो कि तुम लोग मेरी कोई हेल्प नहीं करोगे? अरे यार, तुम लोग एक छोटे से क्यूट से बच्चे पर ऐसा जुल्म कैसे कर सकते हो? तभी अभिक बोलता है, ये छोटा सा क्यूट सा बच्चा कौन है और हम लोग उसके ऊपर कैसे जुल्म कर रहे हैं? आदित्य, अरे छोटा सा क्यूट सा बच्चा मैं हूँ और तुम लोग मेरी हेल्प करने से भी मना कर रहे हो। क्या तुम लोगों को मुझ जैसे क्यूट छोटे से क्यूट से बच्चे पर दया नहीं आती, जो तुम लोग मेरी हेल्प करने के लिए मना कर रहे हो? तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? प्रथम, आदि, हम लोग ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमें कोई शौक नहीं है जानबूझकर अपना पैर कुल्हाड़ी पर मारने का। तू अच्छे से जानता है अपने भाई को, अगर उसे पता चला कि हम लोगों में से किसी ने भी तेरी हेल्प की है तो तेरा जल्लाद भाई हमें भी सूली पर चढ़ा देगा, और हम लोग ऐसा कुछ नहीं चाहते। वैसे तू ये बता, तुझे क्या जरूरत थी रुद्र के सामने शादी और किसी लड़की के बारे में बात करने की? तुझे पता है ना कि वह शादी और लड़कियों के नाम से कितना चिढ़ता है? तो आदित्य बोलता है, अरे यार, मैं तो इसलिए ये सब बोल रहा था ताकि भाई अपने बारे में सोचे। अगर वो इसी तरह से लड़की और शादी के नाम से भागते रहे तो लोग उन्हें कुछ और ही समझने लगेंगे। लोग ये सोचेंगे कि इतने बड़े बिजनेसमैन रुद्र सिंह ओबरॉय को लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट है। अभिक, जो अभी पानी पी रहा था, आदित्य की बात सुनकर उसके मुंह से पानी ही बाहर आ जाता है और आदित्य से बोलता है, आदि तुम ये क्या बोले जा रहे हो? तो आदित्य बोलता है, मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि जब देखो तब भाई के साथ लड़के ही नजर आते हैं, कोई लड़की नहीं, जिससे लोग यही सोचेंगे कि वो गे है। और तुम लोगों के बारे में भी सेम यही सोचेंगे, क्योंकि तुम लोग भी भाई के साथ चौबीसों घंटे रहते हो। प्रथम, यार तू सही बोल रहा है, इस बारे में तो हमने कुछ सोचा ही नहीं। अब हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, इससे पहले दुनिया हमारे बारे में कुछ और ही सोचे और कोई लड़की हमारे पास आना तो दूर देखना भी पसंद ना करे।
ये शब्द बोलते हुए प्रथम इमेजिनेशन करने लगता है, फिर एकदम से अपना सिर झटक कर बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम रुद्र के लिए कोई लड़की ढूंढ लेंगे आदित्य, ये हुई ना बात। वैसे मैंने भाई के लिए एक लड़की देख ली है। तो सब एक्साइटेड होकर पूछते हैं कौन है, तो वो आदित्य बोलता है, अरे वही जिसने कल रात भाई को किस किया था। तो प्रथम हैरान होकर बोलता है, आदि तू पागल है क्या, हम उस लड़की को जानते भी नहीं है, वो कौन है, कहाँ से आई है, क्या नाम है, हम उसे ढूंढेंगे कैसे। तो बेहतर होगा कि तू उस लड़की को भूल जा, हम रुद्र के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखेंगे। और फिर वो लोग भी वहां से अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह सब लोग ऑफिस जाने के लिए हॉल में रेडी खड़े थे और वेट हो रहा था बस आदित्य का। तभी रुद्र अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए बोलता है, हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अगर उसे आना होगा तो वो खुद आ जाएगा। तभी आदित्य सीढ़ियों से भागते हुए आता है और बोलता है, अरे ऐसे कैसे, आप लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मैं भी आप लोगों के साथ चल रहा हूँ, अब चलिए मैं जाने के लिए रेडी हूँ। तो सब लोग आदित्य को ऊपर से नीचे तक घुरकर देखते हैं क्योंकि उसकी हालत ही ऐसी थी, क्योंकि उसने शर्ट तो पहन रखी थी लेकिन नीचे पैंट की जगह टॉवल पहन रखा था। तो रुद्र आदित्य को घूरते हुए गुस्से में बोलता है, व्हाट नॉनसेंस आदि, तुम ऐसे ऑफिस जाओगे। आदि, हाँ भाई, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या। वहीं अद्विका सोकर उठती है तो उसे सुषमा जी की चिल्लाने की आवाज आती है। तो वो उठकर बाहर चली जाती है तो देखती है सुषमा जी उसे ही उठाने के लिए चिल्लाई जा रही थी। तभी सुषमा जी के पास जाकर बोलती है, क्या हुआ माँ। अद्विका की आवाज सुनकर सुषमा जी उसकी तरफ देखकर बोलती है, उठ गई महारानी, हमेशा की तरह आज भी लेट ही उठी हो, सारा काम पड़ा है, अब जल्दी से काम खत्म करो। अद्विका, जी माँ, मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। फिर काम करने में लग जाती है। तभी कुछ देर बाद एक लड़की अपनी आंखों को मसलते हुए वहां आती है। उसे देखकर सुषमा जी बड़े प्यार से बोलती है, उठ गई मेरी राजकुमारी, और प्यार से उसका सिर सहलाती है। क्योंकि सुषमा जी रितिका से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि रितिका उनकी सगी बेटी थी और अद्विका सौतेली, इसीलिए वो हमेशा अद्विका को ताने मारती और घर का सारा काम करवाती थी। तभी रितिका अपनी माँ से बोलती है, माँ मेरी कॉफी। तो सुषमा जी बोलती है, तू रुक बेटा, अभी मंगवाती हूँ। फिर वो अद्विका से कॉफी लाने के लिए बोलती है तो अद्विका कुछ देर बाद कॉफी लाकर रितिका को दे देती है। तो रितिका कॉफी का एक सिप लेकर अद्विका पर चिल्लाते हुए बोलती है, यू इडियट, कैसी कॉफी बनाई है तुमने, तुम्हें एक कॉफी भी ढंग से बनाना नहीं आता, और सारी कॉफी अद्विका के ऊपर फेंक देती है। लेकिन सही समय पर अद्विका पीछे हट जाती है तो कॉफी उसके फेस पर नहीं गिरी थी, लेकिन उसके हाथ पर गिर गई थी, जिससे उसका हाथ जल जाता है और वो दर्द से तड़प उठती है क्योंकि कॉफी काफी गर्म थी। और फिर अद्विका वहां से जल्दी से अपने रूम की तरफ भाग जाती है। अद्विका अपने रूम में पहुंचकर सीधे वॉशरूम में जाती है। वहां पहुंचकर वो अपना हाथ ठंडे पानी से धोती है और रूम में जाकर फर्स्ट एड बॉक्स से दवाई निकालकर लगाने लगती है। अद्विका जब अपने हाथ पर दवाई लगा रही थी तब उसे काफी दर्द हो रहा था, जिस वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है और काफी जोर से वो रोने लगती है। फिर रोते हुए ही बोलती है, क्यों क्यों माँ, क्यों आप मुझे छोड़कर चली गई, मुझे आपकी बहुत याद आती है। माँ, क्यों सुषमा माँ मुझे रितिका की तरह प्यार नहीं कर सकती, क्यों वो हमेशा मुझे ताने मारती रहती है। और फिर रोते रोते ही उसकी आंख लग जाती है। इधर रुद्र के ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज एक साथ खड़े थे और रुद्र उनके सामने एक चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा था और उसके सामने एक लड़का खड़ा था। उस लड़के को देखकर रुद्र बोलता है, अच्छा हुआ कपिल, तुमने अपना गुनाह खुद कबूल कर लिया, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन तुमने जो गुनाह किया है उसके लिए तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि तुम अपने आप को कोसोगे कि तुमने ये गुनाह किया ही क्यों। तभी कपिल रुद्र के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। कपिल की बात सुनकर रुद्र बोलता है, गलती करने के लिए तुम यहाँ रहोगे तब तो तुम कोई गलती करोगे। रुद्र, यू आर फायर्ड, और हाँ, तुम्हें ब्लैक लिस्टेड भी किया जाता है, इसके बाद तुम्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी, और साथ ही साथ कम से कम तुम्हें 2 या 3 साल जेल की सलाखों के पीछे काटना पड़ेगा। तभी वहां पुलिस आ जाती है और कपिल को गिरफ्तार करके ले जाती है। कपिल के जाने के बाद रुद्र सभी एम्प्लॉय से अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, आई होप कि
तुम सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि रुद्र सिंह ओबरॉय को धोखा देने का अंजाम क्या होता है। और फिर रुद्र अपने केबिन में चला जाता है। उसके साथ आदित्य, प्रथम, अभिक और सार्थक भी चले जाते हैं। तभी सार्थक रुद्र से बोलता है, सर आज हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग ब्लू मून क्लब में है, शाम को 8 बजे। तो रुद्र ओके बोलकर अपना काम करने लगता है। शाम के 6 बजे रितिका एक पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही थी और फिर कुछ देर में तैयार होकर पार्टी के लिए निकलने लगती है। तभी सुभाष जी भी ऑफिस से आ जाते हैं और रितिका को शाम को घर से बाहर जाते देखते हैं, वो भी ऐसे कपड़ों में जो काफी छोटे थे। तो सुभाष जी पूछते हैं, कहाँ जा रही हो तुम, वो भी ऐसे कपड़ों में। तो रितिका बोलती है, पापा वो मैं अपनी एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। तो सुभाष जी बोलते हैं, ये कौन सा टाइम है, रात होने वाली है, तुम इस वक्त जा रही हो। तभी सुषमा जी आकर बीच में बोलती है, क्यों नहीं जा सकती इस वक्त, कल जब अद्विका लेट आई थी तब तो आपने उससे कुछ नहीं कहा, और आज जब प्रीतिका जा रही है तो आप उसे रोक रहे हैं। तो सुभाष जी बोलते हैं, अद्विका की बात अलग है, वो समझदार है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो कुछ गलत नहीं करेगी। रितिका, तो इसका मतलब पापा आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। सुभाष जी, मुझे तुम पर भी भरोसा था रितिका, लेकिन भूलो मत तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया था, और अब मैं तुम पर दोबारा कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए तुम कहीं नहीं जा रही हो। रितिका, पापा लेकिन मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। सुभाष जी, ठीक है, अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम अकेले नहीं जाओगी बल्कि अद्विका को अपने साथ लेकर जाओगी। रितिका, पापा मैं उसे अपने साथ क्यों ले जाऊं। सुभाष जी, मैंने कह दिया ना कि अद्विका तुम्हारे साथ जाएगी तो जाएगी, अगर तुम उसे नहीं ले जाना चाहती तो तुम भी नहीं जा सकती हो, बस। अब रितिका के पास सुभाष जी की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो अद्विका को अपने साथ ले जाने के लिए हाँ बोल देती है। तो सुभाष जी अद्विका को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं, अद्वि तुम जाकर रेडी हो जाओ, तुम्हें रितिका के साथ जाना है, वो अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसके साथ जाओ, तो जाकर रेडी हो जाओ। तो अद्विका सुभाष जी की बात मानकर रेडी होने चली जाती है। अद्विका के जाने के बाद रितिका अपने मन में बोलती है, बहुत शौक है ना अद्विका तुम्हें मेरे साथ जाने का, आज मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज के बाद तुम मेरे साथ कहीं जाना तो दूर, जाने के बारे में सोचोगी भी नहीं, और पापा का भी तो बहुत भरोसा है ना तुम पर, तो आज के बाद पापा का भी भरोसा तुम पर से उठ जाएगा। ये सब सोचते हुए रितिका के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। तभी अद्विका रेडी होकर आ जाती है, फिर वो और रितिका घर से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र के ऑफिस में रुद्र अपने केबिन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। तभी आदित्य उसके केबिन में आता है और बोलता है, भाई आप अभी तक लैपटॉप में ही घुसे हुए हो, हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, क्या आपको जाना नहीं है। आदित्य की बात सुनकर रुद्र उसकी तरफ देखकर बोलता है, पहली बात आधी मीटिंग में अभी टाइम है, और दूसरी बात तुम कैसी लैंग्वेज यूज करते हो कि लैपटॉप में घुसे हुए हो। तुम कोई टपोरी नहीं हो जो ऐसी लैंग्वेज यूज करते हो, तुम एक कंपनी के एमडी हो, तो ऐसी लैंग्वेज यूज करना बंद करो। एम्प्लॉयज देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि उनका एमडी कैसी टपोरी जैसी लैंग्वेज यूज करता है। रुद्र ने आदित्य को काफी कुछ सुना दिया। आदित्य चुपचाप खड़े होकर ऐसे सुन रहा था जैसे कभी दोबारा ऐसी लैंग्वेज यूज ही नहीं करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आदित्य को इस तरह देखकर रुद्र बोलता है, आई नो आदि, तुम कभी नहीं सुधरने वाले हो, फिर भी हो सके तो अपनी लैंग्वेज सुधार लो। तभी रुद्र के केबिन में प्रथम, अभिक, सार्थक भी आ जाते हैं, और आदित्य को ऐसे खड़े देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि जरूर आदि पर डांट पड़ रही थी। तभी प्रथम रुद्र से बोलता है, रुद्र कब तक ऐसे ही डांटते रहोगे, मीटिंग का भी टाइम हो रहा है तो हमें निकलना चाहिए। तभी आदित्य बीच में बोल पड़ता है, यही तो मैं भाई को बोलने आया था कि भाई मीटिंग का टाइम हो गया है, लेकिन इन्होंने मेरी बात मानने के बजाय डांट दिया। तभी रुद्र अपनी चेयर से खड़े होते हुए बोलता है, अगर तुम लोगों का हो गया हो तो अब चलो। रुद्र ने इतना ही कहा था। तभी आदि जल्दी से रुद्र की केबिन से भागते हुए बोलता है, हाँ हाँ आप लोग जाइए, मैं आप लोगों का गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। फिर वो वहां से ऐसे भागता है जैसे उसकी ट्रेन छूट रही हो।
आदित्य को ऐसे भागते देखकर अभिक बोलता है, इसे क्या हुआ है? ये तो ऐसे भाग रहा है जैसे ये किसी मीटिंग में नहीं, पार्टी में जा रहा हो। अभिक की बात पर सब अपना सिर हिला देते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। जब वो लोग गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं आदित्य ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। तो प्रथम पूछता है, तुम ड्राइविंग सीट पर क्या कर रहे हो? तो आदित्य बोल रहा है, क्योंकि आज मैं ड्राइव करूंगा। आदित्य की बात सुनकर अभिक बोलता है, आदि हमें मीटिंग में पहुंचना है, हॉस्पिटल नहीं, तो तुम चुपचाप वहां से हट जाओ। तो आदित्य जिद करते हुए बोलता है, नहीं, गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा और आई प्रॉमिस इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। वो लोग आदि को ड्राइव करने से इसलिए रोक रहे थे क्योंकि लास्ट टाइम पर जब आदित्य ने गाड़ी चलाई थी तब सब हॉस्पिटल जाते जाते बचे थे। ऐसा नहीं था कि आदित्य को ड्राइव करना नहीं आता था, लेकिन ड्राइविंग से ज़्यादा उसका बातों में ध्यान रहता था, इसलिए सब उसे ड्राइव करने से मना करते थे। आदित्य की बात सुनकर रुद्र बोलता है, ठीक है, लेकिन आज अगर कोई गड़बड़ हुई तो आज के बाद तुम कभी ड्राइव नहीं करोगे। तो आदित्य बोलता है, ओके भाई। फिर सब गाड़ी में बैठकर मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। वहीं जब रितिका अद्विका के साथ एक क्लब में पहुंचती है तो अद्विका रितिका से पूछती है, रितिका तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम तो अपनी फ्रेंड से मिलने जाने वाली थी। तो रितिका बोलती है, ओहो अद्विका, अब तुम ना ज़्यादा जासूस बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें बता दूं, मैंने पापा से झूठ बोला था, मैं किसी फ्रेंड से मिलने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं यहाँ एक पार्टी में आई हूँ। तो तुम चुपचाप मेरे साथ चलो या फिर यहीं खड़ी रहो। अब अद्विका के पास रितिका के साथ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, तो वो चुपचाप रितिका के साथ चली जाती है। वहीं रुद्र की गाड़ी भी उसी क्लब के सामने आकर रुकती है। वो सभी गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगती है, शिवाय आदित्य को छोड़कर। वो गाड़ी पार्क कर रहा था। आदित्य गाड़ी पार्क कर लेता है, तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। तो वो फोन को पिक करके बात करने लगता है और इसी चक्कर में वो गाड़ी को लॉक करना भूल गया था और उसी तरफ बात करते हुए अंदर चला जाता है। वहीं अद्विका रितिका के साथ पार्टी में पहुंच जाती है। वहां पर सब उसे घूर रहे थे क्योंकि अद्विका सूट पहनकर क्लब आई थी, इसी वजह से सब उसे घूर रहे थे। सबके इस तरह से घूरने से वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। सबके घूरने पर अद्विका को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तभी वो रितिका से कुछ कहने के लिए अपने बगल में देखती है, लेकिन रितिका वहां नहीं थी। रितिका को वहां न देखकर अद्विका अपने आप से बोलती है, ये रितिका कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। तभी उसकी नज़र डांस फ्लोर पर जाती है, जहाँ पर रितिका अपने कुछ दोस्तों के साथ डांस कर रही थी। वहां पर कुछ लड़के भी थे, जिसकी वजह से अद्विका की हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां जाकर रितिका को बुलाकर ला सके। अब अद्विका के पास वहां पर रुकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। फिर वो वहीं पर एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। वहीं डांस फ्लोर पर एक लड़का रितिका के साथ डांस कर रहा था। वो रितिका से पूछता है, यार जो तुम्हारे साथ लड़की आई है वो कौन है? तो रितिका उसकी बात का जवाब देने की बजाय उसी से सवाल पूछ लेती है, क्यों तुम्हें वो पसंद आ गई क्या? रितिका के ऐसे सवाल पूछने पर वो लड़का हड़बड़ा जाता है। उसको ऐसे हड़बड़ाते देखकर रितिका बोलती है, जस्ट रिलैक्स रॉकी, मैं मजाक कर रही थी। वैसे वो मेरी बहन है, वो भी सौतेली। मुझे उसे यहाँ मजबूरी में लाना पड़ा, नहीं तो मुझे उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है। फिर वो रॉकी की तरफ अजीब सी स्माइल करते हुए बोलती है, तुम चाहो तो उसे अपने साथ ले जा सकते हो, मुझे पता है रॉकी तुम उसके साथ एंजॉय करना चाहते हो। रितिका की बात सुनकर रॉकी उसे हैरानी के साथ पूछता है, और ये बात तुम्हें कैसे पता चली? मैंने तो तुमसे इस बारे में कोई बात ही नहीं की। रितिका, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम किसी भी लड़की के बारे में ऐसे नहीं पूछते जब तक तुम उसमें इंटरेस्टेड ना हो। और वैसे तुम्हें लड़कियों के साथ सिर्फ एंजॉय करने से मतलब है, इसीलिए तुम लड़कियों के बारे में पूछते हो। अब जब तुम्हें मेरी बहन पसंद आई ही गई है तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। रितिका की बात सुनकर रॉकी हैरानी के साथ पूछता है, रितिका तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? रितिका, ओह रॉकी, अब तुम्हें इससे मतलब है कि मैं अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ, या फिर अद्विका से? और वैसे भी वो मेरी कोई सगी बहन नहीं है, मैं उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती, मैं उसे बर्बाद करना चाहती हूँ।
मैं चाहती हूँ कि वो अपनी शक्ल किसी को दिखाने लायक ना रहे। अगर तुम मेरे साथ देने के लिए तैयार हो तो फिर ठीक है और साथ में तुम्हारे भी मज़े हो जाएँगे, और अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहता तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं किसी और को अपने प्लान में शामिल कर लूँगी। रॉकी: अरे, अरे! नहीं यार, अब जब तुम मुझे इतनी अच्छी डील दे रही हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? आफ्टर ऑल तुम मेरी दोस्त हो। जो अच्छा तो अच्छा, ये सब छोड़ो, ये बताओ प्लान क्या है? रितिका: प्लान ये है कि तुम्हें उसे अपने साथ ले जाना है और तुम जो भी करो उसके साथ, उसके कुछ फ़ोटो मुझे भेज देना। रॉकी: पर वो मेरे साथ जाने के लिए क्यों मानेगी? रितिका: मुझे अच्छे से पता है कि होश में तो वो तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगी, इसलिए मैंने उसका पहले से ही इंतज़ाम कर रखा है। फिर वो रॉकी को एक पाउच दिखाकर बोलती है, इसे देख रहे हो? इसे हमें अद्विका की ड्रिंक में मिलाना होगा, जिसे पीने के बाद वो अपना होश खो बैठेगी और फिर उसके साथ क्या हो रहा है उसे कोई अंदाज़ा भी नहीं होगा, और फिर तुम उसे अपने साथ ले जा सकते हो। रॉकी: अरे वाह रितिका, तुम तो फुल प्लानिंग के साथ आई हो। वैसे ये बताओ, हम उसकी ड्रिंक में ये मिक्स करेंगे कैसे? रितिका एक डेविल स्माइल के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर वो एक वेटर से जूस लेकर उसमें वो ड्रिंक मिक्स कर देती है और अद्विका के पास चली जाती है। जैसे रितिका अद्विका के पास पहुँचती है तो अद्विका रितिका से बोलती है, रितिका मुझे यहाँ बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा है, प्लीज़ घर चलो। तो रितिका बोलती है, ओहो अद्विका, अभी तो हम आए हैं और तुम इतनी जल्दी घर जाने के लिए बोल रही हो। मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी को एंजॉय करने दो। अगर तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ सेकंड फ्लोर पर मेरे दोस्तों ने रूम बुक कर रखे हैं, तुम कहो तो मैं तुम्हें वहाँ छुड़वा सकती हूँ। रितिका: ओके। फिर अद्विका को जूस का ग्लास देते हुए बोलती है, लो तब तक इसे पी लो एंड डोंट वरी, ये जूस है, शराब नहीं। तो अद्विका रितिका के हाथ से वो ग्लास ले लेती है, जिसे देखकर रितिका के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। रितिका के जाने के बाद अद्विका भी जूस को पीने लगती है। रितिका वहाँ से सीधे रॉकी के पास जाकर बोलती है, मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी, नज़र रखना उस पर, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी जगह किसी और के हाथ लग जाए। तो रॉकी बोलता है, डोंट वरी, मैं एक पल के लिए भी उससे नज़र नहीं हटाऊंगा। और फिर वो दोनों वहीं बैठकर अपनी ड्रिंक एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ उनके कुछ और दोस्त आ जाते हैं तो वो लोग उन लोगों से बातें करने लगते हैं। वहीं अद्विका को जूस पीने के बाद कुछ अजीब-सा महसूस होता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसे वहाँ घुटन सी महसूस होने लगती है, तो वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद रितिका की नज़र उस जगह पर जाती है जहाँ पर अद्विका खड़ी थी, लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं थी। तो रितिका रॉकी से पूछती है, रॉकी अद्विका कहाँ गई? मैंने तुमसे कहा था कि उस पर नज़र रखना, लेकिन तुम तो कहीं और बिजी हो गए। अब यहाँ बैठकर मेरा मुँह क्या देख रहे हो? ढूँढो उसे। और फिर वो लोग अद्विका को ढूँढने लगते हैं और वहीं अद्विका क्लब से बाहर आ जाती है। उसका सिर बहुत घूम रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अपनी ये हालत देखकर उसे डर लगने लगा था कि कल रात की तरह फिर उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। उसे काफ़ी डर लग रहा था। फिर वो जैसे-तैसे अपने पर्स से फ़ोन निकालकर प्राची को फ़ोन लगाती है। 2 से 3 रिंग जाने के बाद प्राची फ़ोन उठा लेती है और पूछती है, क्या हुआ? अद्वि, तूने इतनी रात को फ़ोन किया, तू ठीक तो है ना? तो अद्विका बोलती है, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ प्राची, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे बहुत अजीब-सा भी फ़ील हो रहा है। मेरा सिर भी बहुत घूम रहा है और बेचैनी हो रही है। तभी प्राची को अद्विका के पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है तो वो उससे पूछती है, पहले ये बता तू है कहाँ इस वक्त? तो अद्विका प्राची की बात का जवाब देते हुए बोलती है, वो मैं रितिका के साथ आई थी और इस वक्त ब्लू मून क्लब के बाहर हूँ। रितिका का नाम सुनकर प्राची का दिमाग खराब हो जाता है और वो अद्विका से बोलती है, अद्वि तो उस चुड़ैल के साथ क्या कर रही है? मुझे तो पूरा यकीन है कि उसने ही तेरे साथ कुछ गड़बड़ की होगी। ये बता, तूने उसके हाथ से कुछ खाया पिया था? अद्विका: हाँ, वो रितिका ने मुझे जूस दिया था, बस उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पिया। प्राची को अब रितिका पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उसे ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि रितिका ने ज़रूर अद्विका की ड्रिंक में कुछ मिलाया था, लेकिन इस वक्त वो रितिका के साथ कुछ भी कर भी नहीं सकती थी। उसे इस वक्त बस अद्विका की फ़िक्र थी। उसे किसी भी तरह बस रितिका से अद्विका को बचाना था। फिर वो अद्विका से बोलती है, अद्वि तू एक काम कर, सबसे पहले वहाँ आस-पास देख, कहीं
छुपने की जगह है तो तू पहले वहाँ जाकर छुप जा और फ़ोन चालू रखना। तभी अद्विका की नज़र सामने जाती है। वहाँ से कुछ लड़के उसी तरफ आ रहे थे, जिन्हें देखकर अद्विका घबरा जाती है और वहाँ से जल्दी से भागकर पार्किंग की तरफ चली जाती है और वहाँ जाकर एक गाड़ी के पीछे छुप जाती है। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है जो उसी तरफ आ रहे थे, तो उसे और भी ज़्यादा डर लगने लगता है। फिर वहाँ से खड़ी होकर एक गाड़ी के पास जाकर उसका डोर खींचती है तो लकीली उस गाड़ी का डोर खुल जाता है, तो वो जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। अब अद्विका को और भी ज़्यादा नशा चढ़ने लगता है और उसकी पलकें बार-बार झपक रही थी। वो उसी तरह कार की ब्लैक सीट से सिर टिकाकर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र अपनी मीटिंग में बिजी था। फिर थोड़ी देर बाद उसकी भी मीटिंग खत्म हो जाती है और वो सभी लोग वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगते हैं। जब वो लोग बाहर जा रहे थे तब प्रथम की नज़र आदित्य पर जाती है, जिसका मुँह लटका हुआ था। तो प्रथम आदित्य से पूछता है, क्या हुआ आदि, तुम्हारा मुँह क्यों लटका हुआ है? उधर से तो बड़ा एक्साइटेड हो रहे थे मीटिंग में आने के लिए, लेकिन अब तुम्हारी एक्साइटमेंट कहाँ गई? तो आदित्य बोलता है, उधर से मीटिंग में आने के लिए मैं इसलिए एक्साइटेड था क्योंकि मीटिंग यहाँ क्लब में थी, तो मैंने सोचा था थोड़ी बहुत पार्टी भी कर लेंगे, लेकिन भाई ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। तो प्रथम बोलता है, आदि इसमें रुद्र की कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम्हें पता था कि तुम रुद्र के साथ जा रहे हो, तो तुम्हें उससे ऐसी उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए थी। तुम्हें तो पता है कि वो कैसा है, वो हमेशा इन सब चीज़ों से दूर भागता है। फिर भी तुमने रुद्र से ये एक्सपेक्ट किया कि वो तुम्हें यहाँ एंजॉय करने देगा। अब ये सब छोड़ो और जल्दी चलो, सब हमारा बाहर वेट कर रहे होंगे। और फिर वो दोनों भी बाहर चले जाते हैं। आदित्य और प्रथम जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सब लोग उनका ही वेट कर रहे थे। आदित्य को देखकर रुद्र बोलता है, जाओ गाड़ी लेकर आओ। तो आदि वहां से गाड़ी लेने के लिए चला जाता है। जब वो गाड़ी लेने जाता है तब उसे याद आता है उसने गाड़ी लॉक ही नहीं की थी। फिर वो अपने आप से बोलता है, ओ शिट, मैं तो गाड़ी लॉक करना ही भूल गया। अगर भाई को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। फिर वो कुछ सोचते हुए अपने आप में बोलता है, ओहो आदि, तू भी कितना सोचता है, भाई को कैसे पता चलेगा, मैं तो उन्हें बताऊंगा ही नहीं और मेरे अलावा किसी को पता नहीं। सो जस्ट रिलैक्स आदि। फिर वो गाड़ी में बैठकर उन लोगों के पास आकर गाड़ी रोकता है। जैसे ही गाड़ी उन लोगों के सामने रुकती है तो जैसे ही रुद्र गाड़ी का डोर खोलता है तो गुस्से में उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो गुस्से में आदित्य को गाड़ी से उतरने के लिए बोलता है। रुद्र को ऐसे गुस्से में देखकर आदित्य अपने मन में बोलता है, भाई को क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों है। फिर वो गाड़ी से उतरकर रुद्र के पास पहुंचकर बोलता है, भाई क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हो। तो रुद्र आदित्य को गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, ये क्या है आदि। तो आदित्य गाड़ी में देखता है, जिसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। तभी रुद्र फिर से पूछता है, ये कौन है और हमारी गाड़ी में क्या कर रही है। रुद्र की बात सुनकर प्रथम, अभिक और सार्थक भी गाड़ी के अंदर देखते हैं तो उनकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो जाती है। सब लोग हैरानी से आंखें फाड़े बस गाड़ी के अंदर देख रहे थे। तभी रुद्र गुस्से में आदित्य से घूरते हुए पूछता है, आदि ये लड़की कौन है और हमारी गाड़ी में क्या कर रही है, कहीं ये तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। रुद्र की बात सुनकर आदित्य जल्दी से बोलता है, नहीं नहीं भाई, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और आपके होते हुए तो हो भी नहीं सकती। ये सब आदि ने बहुत धीरे से कहा था, जो रुद्र ने नहीं सुना था। तभी रुद्र फिर से आदि से पूछता है, ये हमारी गाड़ी में कैसे आई, कहीं तुम गाड़ी लॉक करना तो नहीं भूल गए। तो आदि हकलाते हुए बोलता है, भाई वो मैं उसको इस तरह बोलते हुए देखकर रुद्र कड़क आवाज में पूछता है, क्या मैं लगा रखा है, जो पूछा है उसका जवाब दो। तो आदित्य बोलता है, भाई वो जब मैं गाड़ी पार्क करके बाहर निकला था तभी मेरा फोन रिंग करने लगा और फोन उठाने के बाद मैं गाड़ी लॉक करना भूल गया था। आदित्य की बात सुनकर रुद्र गुस्से में बोलता है, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो आदि, और तुम्हारी लापरवाही का नतीजा ये है। और वो गाड़ी की तरफ इशारा करता है, अब जब गलती तुम्हारी है तो इसे सुधारोगे भी तुम ही। जल्दी से इस लड़की को गाड़ी से बाहर निकालो। रुद्र की बात सुनकर आदित्य जल्दी से उस लड़की को बाहर निकालने के लिए चला जाता है। उसे इस वक्त उस लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। आदित्य उस लड़की के पास पहुंचकर अपनी एक अंगुली से उसके शोल्डर पर टैप करते हुए बोला,
एक्सक्यूज मी, उठिए, ये आपकी गाड़ी नहीं है। आदित्य के टेप करने से वो लड़की आदित्य की तरफ टर्न करती है। तब जाकर आदित्य को उसका फेस दिखाई देता है, जिसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो अपने आप से बोलता है, ये तो उसी दिन वाली लड़की है, और वहीं बैठकर कुछ सोचने लगता है। उसे वहीं बैठे देखकर रुद्र को गुस्सा आ जाता है, और वो आदित्य के पास जाकर बोलता है, आदित्य तुम क्या कर रहे हो? मैंने उस लड़की को तुम्हें निकालने के लिए बोला था, लेकिन तुम आराम से यहाँ बैठे हो। रुद्र की आवाज़ सुनकर आदित्य हड़बड़ा जाता है और बड़बड़ाते हुए बोलता है, भाई वो मैंने इन्हें बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये निकल ही नहीं रही है। आप एक काम कीजिए, आप इन्हें बाहर निकाल दीजिए। ये बोलकर आदित्य जल्दी से वहाँ से प्रथम के पास चला जाता है। अब रुद्र को और भी ज़्यादा गुस्से आने लगता है, और वो खुशी में अद्विका की तरफ बढ़ जाता है। जी हाँ, ये अद्विका ही है जो नशे की हालत में रुद्र की गाड़ी में बैठ गई थी। रुद्र गुस्से में अद्विका के पास पहुंच जाता है। वो जैसे ही अद्विका को गाड़ी से बाहर निकालने के लिए झुकता है, तो उसकी नज़र अद्विका के मासूम से चेहरे पर जाकर रुक जाती है। अद्विका मासूम तो थी, लेकिन इस वक्त और भी ज़्यादा मासूम लग रही थी। रुद्र तो जैसे उसके चेहरे में कहीं खो सा जाता है। तभी अद्विका की आंखें हल्की सी खुलती है, तो उसके सामने रुद्र का हैंडसम फेस था, जिसे देखकर अद्विका के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। अद्विका को इसे मुस्कुराते देखकर रुद्र की नज़र उसके गुलाबी होठों पर ठहर जाती है। तभी प्रथम रुद्र को आवाज़ लगाता है, तो रुद्र अपने सेंस से वापस बाहर आ जाता है। फिर वो अद्विका के गालों पर थपथपाकर उसे अपने सेंस में लाने के लिए बोलता है, तो अद्विका भी अपनी आंखों को हल्का-हल्का खोल देती है, तो रुद्र उसे गाड़ी से बाहर निकालता है और वो वहीं खड़ा कर देता है, लेकिन अद्विका से तो सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वहीं प्रथम, अभिक और सार्थक तो आंखें फाड़े हुए अद्विका को देख रहे थे। तभी प्रथम रुद्र से पूछता है, रुद्र ये कौन है और हमारी गाड़ी में क्या कर रही है? इससे पहले रुद्र कुछ बोलता, आदित्य एकदम से बोल पड़ता है, अरे ये तो वही है जिसने उस दिन भाई को किस किया था। आदित्य की बात सुनकर सब आदित्य की तरफ देखने लगते हैं, तो आदित्य बोलता है, आप क्या हुआ? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो प्रथम बोलता है, तुम्हें कैसे पता कि ये लड़की कौन है? तो आदित्य बोलता है, क्योंकि उस दिन मैंने इसे देखा था, जब आप लोग को उन लड़कों को पीटने में बिजी थे, तो मैंने ही इन्हें अपना फ़ोन दिया था, जिससे इन्होंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया था। आदित्य की बात सुनकर सब अद्विका की तरफ देखने लगते हैं, जो इस वक्त काफ़ी नशे में थी। नशे की वजह से उसकी आंखें बार-बार बंद हो रही थी। तभी अद्विका रुद्र के पास आकर बोलती है, तुम तो वही हो ना, जिसने उस दिन मुझे उन गुंडों से बचाया था, और मैंने आपको थैंक यू भी नहीं बोला, तो उस दिन के लिए। फिर वो अपने हाथ फैलाकर बोलती है, आपको इतना बड़ा वाला थैंक यू। उस दिन ने आपने मेरे सुपर हीरो बन गए हो, पर आप हमेशा ऐसे गुस्से में क्यों रहते हो? उस दिन भी आप बहुत गुस्से में थे। क्या आपका गुस्सा हमेशा आपकी नाक पर ही रहता है? ये बात अद्विका रुद्र की नाक पकड़कर बोलती है। वहीं अद्विका की बातों पर वहाँ खड़े चारों लोगों को हंसी आ रही थी, और वो अपना मुंह दबाकर हंस रहे थे। तभी अद्विका रुद्र के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़कर बोलती है, आपने उस दिन भी मेरी हेल्प की थी, आप आज भी मेरी हेल्प कर दो। तो रुद्र बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? मुझे क्या मिलेगा तुम्हारी हेल्प करके? तो अद्विका बोलती है, हाँ बात तो आपकी सही है, आपको क्या मिलेगा मेरी हेल्प करके? आपको तो कुछ मिलना चाहिए ना, लेकिन मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना ही मेरे पास आपको देने के लिए पैसे हैं। तो रुद्र बोलता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत पैसे हैं। तो अद्विका बोलती है, तो मैं आपको क्या दूँ फिर? वो अपने इंडेक्स फिंगर को अपने एक गाल पर टेप करते हुए अजीब सी तरह से अपना मुंह बनाकर कुछ सोचने लगती है। अद्विका इस वक्त काफ़ी क्यूट और मासूम लग रही थी, वहीं रुद्र तो उसकी मासूमियत में कहीं खो सा गया था। तभी अद्विका चुटकी बजाते हुए बोलती है, आइडिया, मैं आपको एक चीज़ दे सकती हूँ। तो रुद्र पूछता है, और वो क्या है? रुद्र की बात सुनकर अद्विका बोलती है, मैं आपको एक किस दे सकती हूँ, सिर्फ एक। हाँ। अद्विका की बात सुनकर रुद्र हैरानी से बोलता है, वाट, तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता भी है? तो अद्विका अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए बोलती है, हाँ मुझे पता है, मैंने ना एक टीवी में देखा था, जब एक लड़की ने एक लड़की की हेल्प की थी, तो उस लड़की ने उस लड़की से हेल्प के बदले में ना एक किस मांगा था।
अद्विका की बात सुनकर सब हैरानी से अद्विका को देखने लगते हैं और रुद्र अपने दोस्तों की तरफ ऐसे देखने लगता है जैसे बोल रहा हो कि ये क्या बकवास कर रही है। तभी अद्विका रुद्र के पास आकर उसके गाल पर किस करने ही वाली होती है कि तभी रुद्र को अद्विका की सांसें अपने गाल पर महसूस होती है। तो वो अद्विका की तरफ टर्न करता है जिससे अद्विका के होंठ रुद्र के गाल की जगह उसके होंठ पर रख जाते हैं। जैसे ही अद्विका के होंठ रुद्र के होठों से मिलते हैं तो रुद्र एक पल के लिए जम जाता है और जैसे ही उसे अद्विका के कोमल होठ अपने होठों पर महसूस होते हैं तो वो अपना भी कंट्रोल खो देता है और अद्विका की गर्दन को पीछे से पकड़कर किस करने लगता है। वहीं कुछ दूर खड़े आदित्य, प्रथम, अभी और सार्थक ये सब अपनी आंखें और मुंह फाड़ कर देख रहे थे। तभी प्रथम आदित्य की आंखों पर अपना हाथ रख लेता है जिससे आदित्य की आंखें बंद हो जाती है। तो आदित्य चिढ़ते हुए प्रथम का हाथ हटाने की कोशिश करता है लेकिन हाथ हटा नहीं पाता। तो प्रथम बोलता है, क्या कर रहे हो, अपना हाथ हटाओ, मुझे भी देखना है। तो प्रथम उसे डांटते हुए बोलता है, सेटअप, ये बच्चों के देखने की चीज नहीं है। तभी प्रथम अपने दूसरे हाथ से अपने पॉकेट में से अपना फोन निकालकर रुद्र की एक फोटो खींच लेता है। रुद्र अद्विका को काफी देर से किस कर रहा था। जब उसे महसूस होता है कि अद्विका की सांसें उखड़ने लगती है तो वो उसे छोड़ देता है। रुद्र के छोड़ते ही अद्विका लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस कहानी में। एक तरफ मासूम सी प्यारी सी अनाथ अद्विका जो बचपन से ही प्यार के लिए तरसी है, क्या उससे वो प्यार रुद्र से मिल पाएगा? कैसी होगी इनकी आगे की प्रेम कहानी? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। और अगर आप अगला भाग कल सुबह जल्दी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा यश लिखें। धन्यवाद।